पिछले 4 वर्षों से जारी रूस यूक्रेन जंग, हर कोई सोच रहा था क्या यहां पर हैप्पी एंडिंग हो सकती है, लेकिन अब यह संकेत बिल्कुल साफ है कि यहां से हैप्पी एंडिंग नहीं होने वाली, बल्कि दुनिया की टेंशन और बढ़ने वाली है। और सबके जहन में यह सवाल, कौन सा सवाल, क्या होगा परमाणु युद्ध? क्योंकि कल जो यूक्रेन ने रूस के ऊपर एक के बाद एक बड़ा ड्रोन अटैक किया, 117 ड्रोन्स को दाग दिया, उसके बाद ऑब्वियसली दुनिया इस बात को समझ चुकी है कि पुतिन अब शांत नहीं रहेंगे और 24 घंटे से भी कम वक्त में रूस ने वापस रिटेलिएट कर दिया है। सबसे पहले बात रूस की ही कर लेते हैं, क्योंकि कल तक यूक्रेन की तरफ से एक के बाद एक बड़े दावे किए, लेकिन अब रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह पुष्टि कर दी है कि यूक्रेन के किए ड्रोन अटैक्स में पांच सैन्य एयरबेसेस को टारगेट किया गया, जिससे कई विमानों को नुकसान पहुंचा। ये कोई आम विमान नहीं थे, ये फाइटर जेट भी नहीं थे, ये बॉम्बर्स थे। कितने विमान क्षतिग्रस्त हुए इसका सटीक आंकड़ा तो नहीं बताया, लेकिन अपने बयान में रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन पर आरोप लगाया कि उसने मुर्मांस्क, इरकुत्स्क, इवानोवो, रयाजान और अमूर क्षेत्रों में हवाई अड्डों पर, एयरबेसेस पर FPV यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन से आतंकी हमला किया। मंत्रालय ने साफ कह दिया कि इवानोवो, रयाजान और अमूर क्षेत्रों के सैन्य एयरबेसेस पर सभी आतंकी हमलों को नाकाम किया गया। यह पहली बार है, दिस इज फर्स्ट टाइम, जब ऑफिशियली किसी हमले की पुष्टि की गई हो। कुछ ड्रोन हमले एयरबेसेस के बहुत पास भी थे, इस बात को भी माना गया है, इस चीज को भी कन्फेस किया गया है। रूसी अधिकारियों के मुताबिक ट्रेलर ट्रकों की मदद से पास के इलाकों से ड्रोन लॉन्च करके टारगेट किया गया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के 41 लड़ाकू बॉम्बर्स विमानों को तबाह किया। रूस का बेलाया एयरबेस यूक्रेनी सीमा से, समझिएगा इस पॉइंट को, बेलाया एयरबेस जिसको कल टारगेट किया गया, वो यूक्रेनी सीमा से 4000 किलोमीटर से ज्यादा दूर है। यह रूस के साइबेरिया इलाके में। रिपोर्ट्स बताती है कि यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी SBU ने इस हमले को अंजाम दिया, जिसमें FPV ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। इसमें A-50, Tu-95 और Tu-22 जैसे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को टारगेट किया गया। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पुतिन कुछ बड़ा करने वाले हैं? इंटेंसिटीज की कितनी होगी और क्या ग्लोबल लेवल पर दुनिया पर न्यूक्लियर वॉर का खतरा मंडराने लगा है? यह मैं नहीं कह रहा, SBU के एक अधिकारी ने कहा कि यह हमला उन्होंने खुद के बचाव में किया है, उन्होंने खुद का डिफेंस करते हुए इस हमले को अंजाम दिया है। रूसी विमान अक्सर यूक्रेनी शहरों पर टारगेट करते हैं, बम वर्षा करते हैं। रूस ने भी पहली बार इस बड़े नुकसान को लेकर पुष्टि की है। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक नुकसान की लागत 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स, यानी भारतीय रुपयों में आपको बताऊं तो 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकती है। यूक्रेन के सुरक्षा सेवा ने कहा कि उनके ड्रोन रूस के अंदर, बहुत अंदर, और जब मैं कह रहा हूं बेलाया एयरबेस जो कि 4000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर फ्रॉम बॉर्डर एरिया, वहां तक ये ड्रोन्स पहुंचे। Tu-95, Tu-22 जैसे बम वर्षक विमानों को और A-50 जैसे महंगे जासूसी विमानों को नुकसान पहुंचाया इन FPVs के जरिए। A-50 विमान बहुत ही रेयर है, रूस के पास भी ऐसे सिर्फ 10 ही विमान हैं। एक विमान की कीमत सुनिए, एक विमान की कीमत $350 मिलियन, यानी 3000 करोड़ रुपए के पार है। इस हमले में बेलाया नाम का एयरबेस खास तौर से टारगेट पर था, जो रूस के इर्कुत्स्क क्षेत्र में। Tu-95 और Tu-160 जैसे विमान पुराने जरूर हैं, लेकिन ये लंबी दूरी करने में सक्षम है, कई मिसाइलों को एक साथ ले जाने में सक्षम है, ज्यादा वॉरहेड ले जाने में इन्हीं विमानों का इस्तेमाल रूस करता आया है। ये रूस की वायुसेना के सबसे ताकतवर हथियारों में गिने जाते हैं। इन्हें गिराना
यूक्रेन के लिए सामरिक तौर पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। रूस की सटर्न 2 मिसाइल को उसकी विनाशकारी क्षमता के लिए जाना जाता है। यह इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। आप समझ सकते हैं, कॉन्टिनेंट्स की दूरी भी इसके लिए बहुत ज्यादा नहीं। इंटरकॉन्टिनेंटल, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट्स में टारगेट हो उसको एलिमिनेट कर दे। कई न्यूक्लियर वेपन्स ले जाने में सक्षम। यह संख्या 15 से 16 तक हो सकती है और इससे साफ है कि यह कई छोटे शहरों को खत्म कर सकती है। वहीं RS-28 सर्मट मिसाइल सटर्न 2 का नया वेरिएंट है। और बड़ा अपडेट आपको दे दूं, अभी अभी रूस पर यूक्रेन का बहुत बड़ा हमला हुआ है। क्रीमिया ब्रिज पर यूक्रेन का अटैक हुआ है। यूक्रेन की एसबी यूनिट ने इस हमले को अंजाम दिया है और एसबीयू ही है जिसने ड्रोन FPVs के जरिए भी रूस को बड़ी चोट दी है। 1 जून को 117 ड्रोन से अटैक किया था। और आपको बता दूं, ब्रिज के अंडर वाटर सपोर्ट पर यह बड़ा अटैक है। बार बार मैं कह रहा हूं, यह बहुत बड़ी जीत है यूक्रेन के लिए। वैसे सब जानते हैं लड़ाई यूक्रेन नहीं लड़ रहा, नाटो के साथ है। और यह अपडेट भी आपको दूं कि नाटो ने भी अलर्ट जारी किया है रूस को लेकर, क्योंकि अब पुतिन भड़क चुके हैं। एसबीयू ने दावा किया है कि अवैध निर्माण को हमने उड़ाया है, हमारे टारगेट पर कोई सिविलियंस नहीं थे। 2014 के बाद रूस ने इस पुल का निर्माण करवाया था। और मैं आपको बताऊं, इससे पहले भी मेरे को याद है, मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी जब क्रीमिया ब्रिज पर यूक्रेनी खुफिया एजेंसीज, यूक्रेनी आर्मी अटैक कर चुकी हैं। कई लिहाज से बहुत खास पुल है। आपने बार बार सुना होगा क्रीमिया ब्रिज, क्रीमिया ब्रिज, क्रीमिया ब्रिज। जैसे जैसे रूस की फोर्सेस आगे बढ़ रही हैं, वो जगह जगह जाकर कंस्ट्रक्शन भी कर रही हैं। 48 घंटे के अंदर रूस पर यूक्रेन का एक और प्रहार। जहां हम कह रहे हैं कि दुनिया डरी है, सहमी है, यूक्रेन को शायद कोई फर्क नहीं पड़ रहा। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को व्लादिमीर पुतिन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 48 घंटों के अंदर रूस पर दोबारा अटैक कर दिया एसबीयू ने। यहां से बताता है कि कितने ज्यादा हौसले बुलंद हुए हैं कल के ड्रोन अटैक के बाद। और यहां से यूक्रेन कह रहा है कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे, आपकी शर्तों पर सीजफायर नहीं होगा। आपकी यानी रूस की शर्तों पर, आपकी शर्तों पर यूक्रेन झुकेगा नहीं। और एक के बाद एक बड़ी चोट यूक्रेन दे रहा है। लेकिन क्या यह एक बड़ा रेड फ्लैग है? क्या यह एक बड़ी वार्निंग है नेटो देशों के लिए भी? क्योंकि यहां से क्या व्लादिमीर पुतिन का निशाना सिर्फ यूक्रेन होगा, या नेटो देशों से भी सीधा चैलेंज व्लादिमीर पुतिन ले लेंगे? कई जगहों पर व्लादिमीर पुतिन ने साफ किया है कि वो नहीं देखेंगे कि यहां पर यूक्रेन है कि नेटो है। अगर उनके देश की संप्रभुता, अखंडता और जो चीजें उन्हें चाहिए, ये तस्वीरें पहले आप देखिए 3 जून की तस्वीरें भी आप देख लीजिए और 1 जून की वो तस्वीरें भी देख लीजिए। 1 जून की जो तस्वीर है वो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी। एक साथ 117 ड्रोन अटैक किया गया, 4000 किलोमीटर अंदर घुसकर रूस को चोट दी। तो वहीं दूसरी तरफ क्रीमिया ब्रिज के नीचे ये बड़ा विस्फोट को अंजाम दिया गया। तो अब आप देखिए, क्या यूक्रेन अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है? क्या नाटो सपोर्ट के बाद यूक्रेन इतना ताकतवर हो गया है कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार वो क्रीमिया ब्रिज को टारगेट कर चुका है? उसे नहीं फर्क पड़ रहा। सीधे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि अपने देश को बचाने के लिए जो काम करना होगा वो पीछे नहीं हटेंगे। अब मैं आपको बताता हूं, यूक्रेन का 5 रूसी एयरबेसेस पर जो हमला हुआ वो कहां हुआ। बेलाया एयरबेस इरकुत्स्क में है, ओब्लास्ट में है, और ये 4300 किलोमीटर अंदर है। यूक्रेनी बॉर्डर से 4300 किलोमीटर अंदर तक ये ट्रेलर आ गया, किसी को पता नहीं चला, एजेंसीज को पता नहीं चला। ओलानिया एयरबेस ये है मुर्मास्क में, लगभग 3674 किलोमीटर दूर बॉर्डर से। इसके अलावा जो अगला एयरबेस रहा जिसको टारगेट किया वो है डायगिलेवो एयरबेस, रियाजान ओब्लास्ट, 2161 किलोमीटर अंदर है बॉर्डर से। यहां तक ड्रोन्स पहुंच गए। इवानोवो एयरबेस ये लगभग 2000 किलोमीटर दूर है, ये यूक्रेन के टारगेट पर रहे। अमूर एयरबेस, अमूर ओब्लास्ट 6000 किलोमीटर दूर है। तो अब ये दूरी मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये दूरी मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि यहां से यूक्रेन ये संदेश दुनिया को देना चाहता है, यूएस को देना चाहता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की यू आर फुलिश, ज़ेलेंस्की तुम बेवकूफ हो, ये मीडिया प्रेस ब्रीफिंग के दौरान खुद ज़ेलेंस्की के मुंह पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था।
तो अब डोनाल्ड ट्रंप उनको जवाब दे रहे हैं कि जिसको आप फुलिश कह रहे हो, देख लो उसकी ताकत क्या है, देख लो उसकी जुर्रत क्या है। ये रूस जैसे देश से अगर लड़ रहा है तो अभी 4 ही साल हुए ना, 4 साल में आप जानते हैं यहां तो 2-2 दिन, 3-3 दिन, 1-1 महीने में क्या कुछ खराब हो जाता है, देश की हालत तकलीफ हो जाती है। 4 सालों से खड़ा है कम से कम यूक्रेन। अब और देखिए, रूस के एयर डिफेंस की रीढ़ पर यह हमला था। एयर डिफेंस सिस्टम रूस का बहुत शानदार है ऐसा माना जाता है, लेकिन कहां गया वो एयर डिफेंस सिस्टम नहीं पता। A-50 को तबाह कर दिया गया। 1-2 नहीं, यूक्रेन की तरफ से यह इशारा किया गया, यह बताया गया कि 41 हमने एयरक्राफ्ट को नेस्ता नाबूद किया है। रूस के एयर डिफेंस की रीढ़ पर यह बड़ा अटैक था। इन्हीं बॉम्बर्स के जरिए कीव, खार्किव, अलग अलग जगहों पर बॉम्ब बरसाती है रूसी एयरफोर्स। और यहां से आप देखिए, रूस ने भी अब साफ कर दिया कितनी कीमत है। अब ये जीरोस मुझे गिनने पड़ेंगे, ये जीरोस आपको भी गिनने पड़ेंगे। इसकी कीमत काफी ज्यादा है। अगर आप गिनेंगे कितने जीरो ये हैं तो आप देख लीजिए, ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक तौर पर भी ये बहुत बड़ा नुकसान है, फाइनेंशियली बहुत बड़ा नुकसान है रूस के लिए। रूस के पास इनकी सीमित संख्या है, जैसा मैंने आपको बताया। कई ऐसे बॉम्बर्स हैं जिनको अब बनाना भी बंद किया जा चुका है। क्यों? ताकि एक बेहतर दुनिया बन पाए। क्यों? तो रूस के एयर डिफेंस पर यह यूक्रेन का बड़ा अटैक, ये बताने के लिए काफी कि किस अग्रेशन के साथ यूक्रेन रिटेलिएट कर रहा है। रूस एक बड़ा देश जरूर है, और जिन बॉम्बर्स का मैं जिक्र कर रहा हूं, चाहे वो Tu-95 हो या दूसरे हो, A-50 हो, ये जो है ये बहुत लिमिटेड है। रूस के पास भी A-50 जैसे सिर्फ 10 डिटेक्टिव विमान है। अभी कितना बड़ा नुकसान हुआ है। Tu-95 तबाह हो गया है। ये परमाणु ले जा सकता है, क्रूज मिसाइल ले जाने में सक्षम है, बड़ी संख्या में वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में अग्रेसिवली इसी Tu-95 का इस्तेमाल किया रूस ने। व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के कई शहरों को मलबे में तब्दील किया Tu-95 ने, और शायद वही चोट थी, वही ठीस थी जो इन एयरबेसेस को टारगेट किया गया, Tu-95 को टारगेट किया गया, और यह बताया गया कि रूस अब यूक्रेन को हल्के में लेना बंद कर दे। 4 सालों से हम जरूर छोटे मुल्क हैं आपसे, इकोनॉमी भी हमारी बहुत कम होगी, न्यूक्लियर हमारे पास है नहीं, लेकिन बावजूद उसके इस ग्लोबलाइजेशन के जमाने में कोई देश अकेला नहीं है, कोई देश छोटा नहीं है। पिछले 4 सालों में कम से कम ज़ेलेंस्की, कम से कम यूक्रेन इन चीजों को बता चुका है। तो Tu-95 को तबाह किया गया है। इसके अलावा कई और बॉम्बर्स हैं जिनको सीधे सीधे टारगेट किया गया। 5 एयर बेसिस पर 117 FPV ड्रोन्स के जरिए अटैक किया गया। और अभी ऑफिशियली दिस इज द फर्स्ट टाइम जब रूसी अधिकारियों ने, जब रशियन गवर्नमेंट ने, रशियन ऑफिशियल्स ने इस बात को माना हो कि हमारा नुकसान हुआ है। Tu-22M3 भी तबाह हो गया है। इसकी स्पीड क्या थी, खासियत क्या थी, वो मैं आपको बताता हूं। 4000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड इसकी है। तो अब आप समझ सकते हैं किस गति के साथ ये तबाही मचा रहा था यूक्रेन में। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में इसकी भी, Tu-22M3 की भी बड़ी भूमिका है। कई शहरों को, राजधानी कीव को टारगेट करने के लिए Tu-22M3 का ही इस्तेमाल किया गया। बड़ा वॉरहेड ले जाने के लिए, बड़ी मिसाइल्स ले जाने के लिए यह पूरी तरीके से सक्षम है। यूक्रेन ने किस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया, आपके जहन में यह सवाल आ रहा होगा। मैं बताता हूं आपको। 4000 किलोमीटर अंदर घुसकर इस अटैक को अंजाम दिया यूक्रेन ने। यह किसी डिफेंस एक्सपर्ट ने नहीं सोचा था, यह किसी भी एक्सपर्ट ने नहीं सोचा था। खासकर जो रूसी इंटेलेक्चुअल्स हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जो व्लादिमीर पुतिन के इर्द गिर्द रहते हैं, उन्होंने कभी सोचा ना था। रूस को इस हमले के बारे में भनक तक नहीं लगी। अगर यूक्रेन कह रहा है कि पिछले 18 महीनों से, फ्रॉम लास्ट 18 मंथ्स वी आर ट्राइंग, हम लोग रिहर्सल कर रहे हैं कि कैसे एक साथ 117 ड्रोन जाएंगे, और उसको हमने, उस प्लान को हमने 100% एग्जीक्यूट कर लिया ग्राउंड पर। यह बहुत बड़ी जीत है। रूस को भनक नहीं लगी। 4000 किलोमीटर अंदर तक यह ट्रेलर आ गया। ट्रेलर के अंदर एक के बाद एक कई ऑपरेटेड FPVs थे। जैसे ही इन एयरबेसेस के पास ये ट्रेलर पहुंचा, सब कुछ ऑटोमेटेड था। क्रेन का दरवाजा खुलता है, ट्रेलर का छत जो है वो खुलती है, कितनी जगह चाहिए एक ड्रोन को निकलने के लिए, वो खुलती है, और एक के बाद एक 117 FPVs यहां पर आ गए। एयर डिफेंस सिस्टम को नहीं पता चल पाया।
ट्रैक तक नहीं हो पाया, ट्रैक नहीं कर पाया S-400। S-400 की तारीफें हर कोई कर रहा है, लेकिन यहां पर S-400 ने क्या काम किया, बड़ा क्वेश्चन मार्क। एजेंसीज कहां हैं, बड़ा क्वेश्चन मार्क। रूसी एजेंसीज को कैसे इतने बड़े अटैक की भनक तक नहीं लग पाई, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क। सवाल जो सबके जहन में है, ना सिर्फ आपके मेरे बल्कि दुनिया के जहन में, एक्सपर्ट्स के मन में, क्या अब रूस यूक्रेन युद्ध जो है न्यूक्लियर वॉर की तरफ आगे बढ़ेगा? क्या पुतिन अब अपने उन हथियारों का इस्तेमाल करेंगे जो अब तक उन्होंने छुपा कर रखे थे? क्योंकि यूक्रेन ने एक बड़ी चोट रूस को दे दी है। यूक्रेन, अब आप समझ रहे हैं, कल मैंने आपको बताया 117 ड्रोन अंदर पहुंच गए, 4000 किलोमीटर अंदर पहुंच गए। तो मेरे जहन में भी सवाल आया, पहुंचे कैसे? हम तो रूस को सुपर पावर मानते हैं ना, S-400 के जिक्र करते हैं, उसकी तारीफें सुनते हैं। आपके जहन में भी सवाल है, इसलिए आज खास इस पेशकश में जो थ्योरीज लगातार सर्कुलेट हो रही हैं वो मैं आपको बताता हूं। थ्योरी नंबर 1 क्या चल रही है इस वक्त? इस वक्त ये कहा जा रहा है, थ्योरी ये सर्कुलेट की जा रही है कि तस्करी के जरिए इन ड्रोन्स को रूस भेजा गया। यानी तस्करी के जरिए बड़ी संख्या में ड्रोन्स को भेजा गया, लकड़ी के अलग अलग डिब्बों में इन ड्रोन्स को पैक किया गया। डिब्बों को तस्करी के जरिए, स्मगलिंग के जरिए उनके पॉइंट्स तक पहुंचाया गया जहां से उनको ऑपरेट होना था। ये FPVs हैं, इनको ऑपरेट करने के लिए शख्स लगते हैं, लोग लगते हैं। तो ड्रोन ऑपरेटर्स को भी बारी बारी मौके पर भेजा गया। क्या इतनी बड़ी तैयारी यूक्रेन ने की? पिछले 1.5 सालों से ज्यादा वक्त तक इस तैयारी को अंजाम देने का काम यूक्रेन में चल रहा था, रूस को पता नहीं चला। ड्रोन ऑपरेटर्स को भी बारी बारी भेजा गया। 1.5 साल से इस हमले की प्लानिंग की गई, लेकिन इस प्लानिंग का जो एग्जीक्यूशन रहा वो बहुत शानदार रहा। तबाही की तस्वीरें, जंग को कोई एंजॉय नहीं कर सकता, सेलिब्रेट नहीं करेगा, लेकिन जिस तरीके से रूस बार बार अटैक कर रहा था, रिटालिएट इस तरीके से करेगा यूक्रेन, किसी ने सोचा ना था। अब थ्योरी नंबर 2 क्या है? दूसरी थ्योरी क्या सर्कुलेट हो रही है आपको बताता हूं। ड्रोन को रूस के अंदर ही तैयार किए गए, ड्रोन को रूस के अंदर ही तैयार किए गए, वापस से लकड़ी के डिब्बों में पैक किया, अलग अलग ठिकानों पर भेजा गया। ड्रोन ऑपरेटर्स का इंतजाम भी रूस के अंदर हुआ, कहीं बाहर से कुछ नहीं आया, यूक्रेन ने कुछ नहीं भेजा, सब कुछ रूस के अंदर ही उसको उपलब्ध हो गया। कैसे? ये एक बड़ा सवाल है। अगर ये थ्योरी व्लादिमीर पुतिन तक भी पहुंची होगी, एक्सपर्ट्स तक भी पहुंची होगी, रूसी सरकार से जुड़े ऑफिशियल्स तक पहुंची होगी, उनके सवाल भी यही होंगे, कैसे? क्वेश्चन मार्क। कौन है जो रूस में रहकर यूक्रेन की मदद कर रहा है और इतने बड़े स्तर पर रूस को चोट पहुंचाई है? अब बड़ा सवाल जो आपके जहन में आगे आएगा, ये 2 थ्योरीज उस वक्त बहुत सर्कुलेट हो रही है। अगला बड़ा सवाल, S-400 कहां गया? S-400 एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ? S-400 का काम क्या है मैं आपको बताता हूं। S-400 ऊंचाई और अधिक दूरी के लिए है। इस हमले में कम ऊंचाई और कम दूरी का इस्तेमाल किया गया, यानी FPVs जिनकी फ्लाइट बहुत ज्यादा ऊपर नहीं होती, वो नीचे ही उड़ते हैं, इसीलिए क्या वो एक्टिवेट नहीं हो पाया। S-400 से 400 किलोमीटर दूर तक ट्रैक किया जा सकता है और टारगेट्स को एलिमिनेट किया जा सकता है। यूक्रेन का हमला कोई हवाई हमला नहीं था, कोई मिसाइल अटैक नहीं हुआ, कोई जेट नहीं आया, कोई बॉम्बर्स नहीं आए, ये ड्रोन्स उड़े। तो क्या इस वजह से S-400 एक्टिवेट नहीं हो पाया? S-400 दूरी की मिसाइल ड्रोन नष्ट करने में सक्षम है। हमले में ड्रोन को कंटेनर से लॉन्च किया गया, यानी जो उनकी फ्लाइट थी, जिस ऊंचाई पर वो उड़ रहे थे, वो उतनी ज्यादा थी ही नहीं जिसको डिटेक्ट किया जा सके, जिस पर थोड़ा सा भी सस्पेक्ट हो सके, क्वेश्चन मार्क। अब पुतिन का सुमय कांड, ये भी बहुत सर्कुलेट हो रहा है, आपको बताता हूं क्या है। अब व्लादिमीर पुतिन किन तैयारियों में जुट चुके हैं वो आपको बताता हूं। 50,000 रूसी सैनिक तैयार हैं यूक्रेन को चारों तरफ से घेरने की रणनीति पर काम कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। जेलेंस्की को चारों तरफ से फंसाने के मिशन में व्लादिमीर पुतिन जुट चुके हैं। जेलेंस्की, और अब यहां से लोग ये भी कह रहे हैं कि लड़ाई बहुत अग्रेसिव हो गई है। अब 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आ चुकी है। एक तरफ आप देख रहे हैं व्लादिमीर पुतिन को, एक तरफ आप देख रहे हैं जेलेंस्की को, और बीच में आप देख रहे हैं ट्रंप को, ट्रंप चचा को, जो कि बार बार कह रहे हैं कि मैं करवा रहा हूं शांति, मैं शांति करा रहा हूं। ना यूक्रेन रुकने को तैयार है, ना रूस रुकने को तैयार है। देखिए, यूक्रेन के साथ बढ़े हुए तनाव को देखते हुए कई एक्सपर्ट से मानते हैं कि रूस की ओर से परमाणु मिसाइलों के इस्तेमाल का डर वास्तविक है, और खासतौर से यूक्रेन के ड्रोन हमलों के बाद परमाणु प्रतिक्रिया का खतरा मंडरा रहा है।
और इस डर से दुनिया छूती नहीं है, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप भी अभी कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे। लेकिन बेहतर यही होगा कि ट्वीट करने से पहले उस जमीन को मजबूत कर ले, वरना हंसी के पात्र एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप बन जाएंगे। एक तरफ हंसी के पात्र, दूसरी तरफ आप देखिए पूरी दुनिया इस वक्त इस टेंशन में है, स्ट्रेस में है कि क्या एक बार फिर से हम न्यूक्लियर वॉर के मुहायने पर खड़े हो चुके हैं।